एक सुंदर, हताश विधवा जो कर्ज में डूबी हुई है, शहर के सबसे अमीर पुरुषों के लिए एक गुप्त लॉटरी में मुख्य पुरस्कार बनने के लिए सहमति देती है। एक रात फ्रांसिस्का अपनी गहरी नींद से जागती है और बिस्तर के पास रखे फोन की घंटी बजने पर उठकर जवाब देती है। कॉल की तात्कालिकता को देखते हुए वह तुरंत अपने वकील मित्र सेजारे को फोन करती है। फिर वह कपड़े पहनकर अपनी सोई हुई बेटी जूलिया की जांच करती है और लड़की के माथे पर हल्के से चुंबन करती है। इसके बाद वकील फ्रांसिस्का को उठाता है और वे एक सड़क दुर्घटना स्थल की ओर चलते हैं, जहां पुलिसकर्मियों की भीड़ होती है। महिला अपने पति की कार पहचानती है और जब एक पुलिसकर्मी उन्हें घटनास्थल से हटने के लिए कहता है, तो सेजारे यह बताता है कि वह उस व्यक्ति की पत्नी है जो दुर्घटना में शामिल है। मॉर्ग में जिला अटॉर्नी के कार्यालय का एक अभियोजक जोड़े को एक कमरे में ले जाता है। एक मेज पर एक निस्तेज व्यक्ति का शरीर सफ़ेद चादर से ढका हुआ होता है और फ्रांसिस्का अपने पति का नाम लिखा हुआ टो टैग देखती है। हालांकि जब मर्चेंट ने शव का चेहरा दिखाया तो वह जोर देकर कहती है कि यह उसका पति नहीं है, और शर्मिंदा कर्मचारी को एहसास होता है कि उसने 2 शवों के टैग बदल दिए थे। फिर वे समूह एक और कमरे में जाते हैं और जब महिला अपने पति का निस्तेज चेहरा देखती है तो उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। आखिरकार फ्रांसिस्का घर लौटती है और चुपचाप अपनी सोई हुई बेटी के पास बैठती है, यह सोचते हुए कि भविष्य क्या लाएगा इस दुखद नुकसान के बाद। कुछ दिन बाद विधवा सेझारे और अपने पिता के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होती है। महिला अपना रुमाल जमीन पर गिरा देती है और जब वह उसे उठाती है तो वह एक आदमी को अपने ब्लाउज के नीचे झांकते हुए देखती है। हवाई अड्डे पर पिता फ्रांसिस्का से पूछते हैं कि क्या वह निश्चित है कि वह शहर में रहना चाहती है, यह सुझाव देते हुए कि घर लौटना और परिवार के साथ रहना उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि वह कहती है कि वह अपने घर में रहना चाहती है, क्योंकि जूलिया को उसके घर और दोस्तों से दूर ले जाना उसे मानसिक रूप से आघात पहुंचा सकता है। आदमी यह बताता है कि जब उसकी मां का निधन हुआ था तब वह अपनी बेटी की उम्र की थी और वह इस कठिन समय के दौरान कितनी मजबूत थी, यह याद करता है। उससे पहले कि वह अपनी फ्लाइट पर चढ़े, पिता पूछते हैं कि क्या फ्रांसिस्का को पैसे की ज़रूरत है, तो वह यह स्वीकार करती है कि उसके पास केवल 3 मिलियन लिरा हैं, क्योंकि उसे अपने पति के खाता का अधिकार नहीं है। हालांकि विधवा उसे आश्वस्त करती है कि उसे उसकी मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ खुद सुलझा लेगी। बाद में सेजारे के दफ्तर में वकील महिला को बताता है कि उसके पति के व्यापारिक प्रयास की असफलता के कारण वह सैकड़ों मिलियन लिरा का कर्ज में डूबा हुआ था। वह बताता है कि अब यह कर्ज मृतक के उत्तराधिकारियों यानी फ्रांसिस्का और उसकी बेटी पर है। विधवा पूछती है कि क्या बीमा कर्ज चुकता कर सकता है, लेकिन सेजारे कहता है कि नहीं, क्योंकि उसका पति दुर्घटना का जिम्मेदार था। फिर महिला अपने पति की जीवन बीमा का जिक्र करती है, लेकिन वकील यह बताते हैं कि उसने 6 महीने पहले इसे रद्द करने को कहा था। सेजारे कसम खाता है कि उसने अपने क्लाइंट को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा कि उसे पैसे की ज़रूरत है। कर्ज चुकाने के लिए दृढ़ नायक फ्रांसिस्का कहती है कि वह बीच का घर, याट और कार बेच देगी, लेकिन वकील को लगता है कि फिर भी यह पर्याप्त नहीं होगा। बाद में विधवा नौकरानी रोसारिया से कहती है कि उसे शायद उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वह उसे अब पैसे नहीं दे सकती। हालांकि वफादार नौकरानी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह रहना चाहती है, और यहाँ तक कि वह मालिक को पैसे उधार देने की पेशकश भी करती है। अगले दिन महिला एक उच्च वर्ग की बुटीक में जाती है और अपनी दोस्त और स्टोर मैनेजर क्रिस्टिना से इस प्रतिष्ठान में एक सेल्स असिस्टेंट के रूप में काम करने के बारे में बात करती है। अंततः मैनेजर फ्रांसिस्का को अन्य कर्मचारियों से परिचित कराती है और वह तुरंत काम करना शुरू कर देती है। कुछ घंटे बाद महिला की दोस्तें सेरेना और कार्ला बुटीक में आती हैं और उसे एक न्यूनतम वेतन वाली नौकरी में काम करता देख हैरान होती हैं। हालांकि जोड़ी स्थिति से असहज महसूस करती है, फ्रांसिस्का अपनी नौकरी से शर्मिंदी नहीं है और उन्हें सामान्य ग्राहकों की तरह व्यवहार करती है। उस दोपहर गुइडो, स्टोर का मालिक, नए कर्मचारी से संपर्क करता है और उसके हाथ को चूमता है।
अचानक आदमी फ्रांसेस्का को अनुचित तरीके से छूता है तो वह पीछे हट जाती है और अपनी रक्षा के लिए एक हंगर पकड़ लेती है। क्रिस्टिना आती है और गुइडो को उसकी हरकत के लिए डांटती है और हालांकि वह जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। अपमानित कर्मचारी इस्तीफा दे देती है। अगले दिन मैरीना में सेजारे विधवा से यार्ड की खरीद को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पर साइन करने के लिए कहता है। आदमी चेक देता है और जब वह देखती है कि राशि उम्मीद से कम है तो वकील यह समझाता है कि यही उसकी पूरी रकम है और उसे लगता है कि उसने उचित मूल्य चुका दिया है। जहाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कीमत। जब चेसेरे उसे कुछ घंटों के लिए नाव की सवारी करने के लिए आमंत्रित करते हैं तो फ्रांसिस्का शिष्टता से मना कर देती है और कहती है कि उसे जाना होगा। कुछ दिनों बाद सेरेना और कार्ला महिला से मिलने आती हैं और वे देखते हैं कि कुछ पुरुष घर से कलाकार्य और फर्नीचर को सावधानी से बाहर ले जा रहे हैं। विधवा बताती है कि वह अपनी सारी संपत्ति नीलाम करना चाहती है और महिलाएं इस आयोजन को आयोजित करने की पेशकश करती हैं। नीलामी में एक खरीदार उस काले कपड़े को चाहता है जो फ्रांसेस्का ने पहना